नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 9 पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के लिए तैयार किया गया है। आज हम पाश्चात्य विचारकों में निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का अध्ययन इस क्लास में करेंगे और उसमें आज उनके जीवन परिचय और उनको अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ इसमें चर्चा कर रहे हैं। मैकियावेली का मैकियावेली का जो समय रहा है वो 1469 से 1527 ईस्वी के बीच में वो रहे। मैकियावेली के बारे में सेवाइन ने कहा है कि मैकियावेली का शासक चालाकी और आत्मनियंत्रण का पूर्ण प्रतीक है। वह गुणों और अवगुणों दोनों का समान रूप से लाभ उठाता है। इस प्रकार से वह 16वीं शताब्दी के इटली के अत्याचारी शासक का आदर्शीकृत चित्र है, ये सेवाइन ने कहा है। अब हम मैकियावेली के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनको इटली का चाणक्य भी कहा जाता है। भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य को या कौटिल्य को प्राप्त है, वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इटली के मैकियावेली का है। इस कूटनीतिज्ञ का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस के एक सामान्य कुल में 1469 में हुआ। समुचित शिक्षा ग्रहण करने के बाद 25 वर्ष की आयु में उसने अपने गणराज्य के गृह एवं विदेश कार्यालय में लिपिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। उसकी विलक्षण योग्यता एवं प्रतिभा ने अधिकारियों को बहुत प्रभावित किया और 4 वर्ष में उसने गणराज्य के सचिव का उच्च पद प्राप्त कर लिया और 1512 ईस्वी तक इस पद पर कार्य किया। इस समय उनको फ्लोरेंस राज्य का राजदूत बनाकर कई देशों में भेजा गया। यूरोपीय देशों में 23 बार राजदूत नियुक्त किया गया और इस कार्य में उसे फ्रांस के लुई 12वें, पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम और पोप जूलियस द्वितीय के दरबार में जाने तथा वहाँ के कूटनीतिक दावपेचों और राजनीतिक षड्यंत्रों को समझने का अवसर मिला। सन 1512 ईस्वी तक फ्लोरेंस के शासन पर फ्रांस का प्रभाव था, परंतु उसी वर्ष फ्रांस के प्रतिद्वंदी स्पेन ने इटली पर आक्रमण कर दिया। फ्लोरेंस की आतंकित जनता ने गणतंत्रीय शासन समाप्त कर मेडिची वंश को शासन सत्ता देने के लिए आमंत्रित किया। स्पेन समर्थक मेडिची शासकों ने गणतंत्रीय शासन के सभी अधिकारियों के साथ मैकियावेली को भी शासकीय पदों से हटा दिया। कुछ समय पश्चात उन पर मुकदमा चलाकर बंदी गृह में डाल दिया, परंतु अपने मित्रों की सहायता से वह 1 वर्ष बाद ही इस शर्त पर कारागार या बंदी गृह से मुक्त कर दिया गया कि वह सार्वजनिक जीवन में कोई भाग नहीं लेगा और अपने जीवन के शेष 15 वर्ष उसने अपने सैन कैसियनो नामक गांव में समाज सेवा और लेखन कार्य करते हुए 1527 ईस्वी में 58 वर्ष की आयु में इस महान इटालियन दार्शनिक की बिना किसी सम्मान के साथ निर्धन और सामान्य व्यक्ति की भांति अंत्येष्टि कर दी गई। ये एक सामान्य जीवन परिचय था। कहाँ जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में जन्म हुआ,
क्या क्या कार्य किए और उन कार्यों के माध्यम से उनको कहाँ कहाँ सचिव के रूप में विदेशों में राजदूत के रूप में जानने का अवसर मिला और उनसे क्या क्या उन्होंने सीखा। ये उनके जीवन पर या उनके विचारों पर, उनकी रचनाओं पर, इन चीज़ों का बहुत प्रभाव हमको इनके राजनीतिक विचारों में, इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा, जिनकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। मैकियावेली की जो रचनाएं हैं अपने निष्कासन काल में मैकियावेली ने प्राचीन रोमन ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासकार लेवी द्वारा रोमन इतिहास की पुस्तक पर इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्याएं नामक ग्रंथ लिखना शुरू किया। उस पुस्तक में उसने गणतंत्रात्मक राज्यों की विशेषताएं बताई। इसी समय उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की रचना की। प्रिंस लिखने का उद्देश्य मेडिची राजाओं को अपने पक्ष में करना था, परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। इस ग्रंथ को कुल 26 अध्यायों में व्यक्त किया गया है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इनकी प्रिंस के अलावा जो और रचनाएं हैं वो हैं आर्ट ऑफ वार यानी कि युद्ध की कला, दूसरा ही है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस का इतिहास, और तीसरे है डिस्कोर्सेस ऑन लेवी। इस प्रकार उनकी ये 4 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से प्रिंस और युद्ध की कला ये राजनीतिक विचारों से ओतप्रोत ज़्यादा मानी गई हैं। राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। ये स्वयं मैकियावेली का एक टाइटल है कि राजा को केवल राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे, साधन चाहे नैतिक हों अनैतिक हों, और उनकी हमेशा ही सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी, ऐसा मैकियावेली का मानना था। मैकियावेली अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि माना गया है। अब ये क्यों माना गया है, ऐसा क्यों कहा गया है विद्वानों द्वारा, इस संदर्भ में हम अब चर्चा कर रहे हैं। साधारणतया प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिक दर्शन और नीतियों पर उसके देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है, परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। प्रोफेसर डेनिंग का यह कथन अक्सर से लागू होता है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का था और इसी कारण इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। मैकियावेली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षक है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप से देखा, उस समय के सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। सेवाई ने लिखा है, उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा में इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ मैकियावेली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली। इस प्रकार उनके विचारों में जो प्रभाव देखा गया वो अपने युग का या इटली की शासन व्यवस्थाओं का अन्य देशों में जो या राजदूत के रूप में उन्होंने सेवाएं दी, उनका बड़ा प्रभाव पड़ा, और जिस कारण से प्रोफेसर डेनिंग ने उनको अपने युग के शिशु की संज्ञा दी है, उसके क्या कारण हैं या क्या ऐसे
प्रभाव हैं जिनके कारण उनको अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। जो पहला कारण है वो है नंबर 1, शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। 16वीं सदी तक चर्च तथा राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतया समाप्त होकर इन दोनों में केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। यानी कि 16वीं शताब्दी में चर्च और राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतः समाप्त होकर इन दोनों में केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। राजतंत्र में सामंतों की शक्ति एवं पोप ने कौंसिल या परिषदीय आंदोलन की प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का अंत कर दिया। यह युग राज्य एवं चर्च दोनों में वीर पुरुषों की सत्ता का युग था। यानी कि 16वीं शताब्दी में गणराज्यों के स्थान पर शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना होना प्रारंभ हुई। पोप और राजा ने दोनों ने मिलकर शक्तियों को केंद्रीकरण करना शुरू किया। उसी प्रकार से इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई 11वां, चार्ल्स अष्टम व लुई 12वें ने और स्पेन के फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। वास्तव में यह युग सबल राजतंत्र का युग था। मैकियावेली भी एक ऐसे ही इटली के लिए शासन की कल्पना की थी जिसमें इटली समस्त राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण हो तथा इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। क्योंकि विश्व के कई राष्ट्रों में चर्च और राजाओं द्वारा शक्तियों का केंद्रीकरण करके गणराज्यों के स्थान पर शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना की जा रही थी और वो राष्ट्र दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। मैकियावेली भी इटली के लिए ऐसी ही शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। उनकी ये मंशा थी, उसकी आकांक्षा थी कि इटली में भी ऐसे ही राजा या प्रिंस का उदय हो जो संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांध सके और शक्तिशाली हो जाए। नंबर 1 जो उनको अपने युग का शिशु कहा जाता है, उसमें पहला जो प्रभाव पड़ा कि 16वीं शताब्दी तक गणराज्यों के स्थान पर शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना प्रारंभ हो चुकी थी और वो इटली के लिए भी ऐसा ही चाहते थे, ऐसा सोचते थे। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना। इस समय तक इंग्लैंड, फ्रांस तथा स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी और वे अपने आप को दूसरे राष्ट्रों के निवासियों से पृथक समझने लगे थे। इन शक्तिशाली राष्ट्रों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। मान कि वो केंद्रीकृत शासन या शक्ति के कारण संगठित हो गए थे और उस समय इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। दक्षिण में नेपल्स, मध्य इटली में रोमन चर्च, मिलान की डची, वेनिस और फ्लोरेंस के गणराज्य थे। ये राज्य आपस में युद्ध लड़ते रहते थे। पोप द्वारा इनके संघर्ष का लाभ उठाने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार इटली में फूट, गृहयुद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। मैकियावेली एक उच्च कोटि का देशभक्त था और इस संबंध में उसे फ्रांस का प्रत्यक्ष अनुभव था। अतः वह फ्रांस की तरह शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण करना चाहता था। अपने युग का जो प्रभाव पड़ा उनके विचारों में, उनकी लेखनी में, वो अन्य राजाओं के द्वारा जो शक्तिशाली
केंद्रीकृत शक्ति के आधार पर उन्नति कर रहे थे, तो वो भी अपने राष्ट्र इटली को ऐसा ही समृद्धिशाली या शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो उनकी राष्ट्रीयता की भावना ने भी उनके विचारों पर प्रभाव डाला। नंबर 3 है पुनर्जागरण। मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय काल में हुआ और उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है। मैकियावेली का नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी तथा राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च व बाइबल के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता और नैतिकता से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया था और उसके स्थान पर बुद्धि, विवेक तथा तार्किकता ने ले लिया था। इस काल में व्यापार और छापेखाने की कला तथा यातायात के साधनों के विकास ने नए जीवन, नई चेतना, नई दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को जन्म दिया था। अतः उसने अपने चिंतन में सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके राज्य के सिद्धांतों के स्थान पर शासन कला का प्रतिपादन किया। पुनर्जागरण की यह धारणा मैकियावेली में घर कर गई थी कि मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है। यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। इस प्रकार पुनर्जागरण की छाप उस पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यानी कि तीसरा जो उनके विचारों पर प्रभाव आया वो पुनर्जागरण का था, क्योंकि मैकियावेली का जन्म उस युग में हुआ जो पुनर्जागरण के बाद पुनरोदय का काल माना गया है। धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबल के प्रभाव को समाप्त होता जा रहा था। धार्मिक सत्ता और नैतिकता में लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा था। उनके स्थान पर बुद्धि, विवेक और तार्किकता ने ले लिया था और इसी में व्यापार, छापाखाना तथा यातायात के साधनों ने भी इनमें सहयोग किया और एक नई चेतना जागृत हुई और सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद, राजनीतिक को धर्म और नैतिकता से अलग करने का जो समय या दौर चल रहा था उसका भी प्रभाव उन पर पुनर्जागरण के माध्यम से हुआ। धर्म और नैतिकता का भी उन पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपने युग का शिशु यानी कि अपने युग में जो हो रहा था उनको ही वो फॉलो करता जा रहा था। जैसे जिस प्रकार परिवार में जैसा होता है और कोई छोटा बच्चा उन पद चिन्हों पर ही चलता है, उसी जो उन्होंने देखा, समझा और तार्किकता के आधार पर, विवेक के आधार पर जो सही हो रहा था उसको उन्होंने समझा। 15वीं शताब्दी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न समाप्त हो चुका था। पोप के विलास में जीवन और कुकर्मों ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा को समाप्त कर दिया था। पोप अलेक्जेंडर षष्ठम का उदाहरण देते हुए मैकियावेली ने लिखा है कि उसने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया है। उसी स्थिति में सेवानोराला एक बहुत बड़े संत थे। जैसे संत ने चर्च में सुधार की मांग की तथा नैतिक बल से आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन का प्रयत्न किया। उसकी शिक्षाओं का लोगों पर प्रभाव पड़ा, किंतु जब फ्रांस ने फ्लोरेंस पर अधिकार कर लिया तो पोप को प्रसन्न करने के लिए सेवानोराला को बंदी बनाकर जीवित जला दिया गया। यानी कि राज्य हितों की या अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और पोप को खुश करने के लिए ऐसे महान संत को बंदी बनाकर जीवित जला दिया गया। राजाओं ने नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी थी और साधारण नागरिक भी नैतिकता के नियमों के अनुसार आचरण नहीं करते थे। मैकियावेली पर अपने समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा
और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उसने नरेश या राजा को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं करनी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना को तैयार या तत्पर रहना चाहिए। मैकियावेली ने छल बल से राज्य तथा अपने शासन की रक्षा की खुलकर सलाह दी। धर्म व नैतिकता विरोधी मैकियावेली की यह विचारधारा अपने युग के अनुरूप थी, क्योंकि यूरोप में राज्य धर्म व नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों में लग गए थे। ये उनके विचारों पर धर्म और नैतिकता का जो पाखंड धर्माधिकारियों या शासकों द्वारा दिखाया गया था, उसका विरोध धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था और स्वयं मैकियावेली ने भी इनका विरोध करके उनको धर्म और नैतिकता की उचित राज्य के लिए उचित प्रक्रिया का बनाया कि इनको राज्य से अलग रखकर उसे केवल मानव कल्याण का कार्य करना चाहिए। मानव संबंधी धारणा ने भी उनके विचारों पर, उनकी लेखनी पर प्रभाव डाला, जिसके कारण उनको अपने युग का शिशु कहते हैं। उसके युग की घटनाओं ने उसकी बहुत प्रभावित किया। उनमें एक है मानव संबंधी धारणा। मैकियावेली ने अपने समय में विशेषतः इटली के शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा था। शासन और पोप के संघर्षों, पोप के षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के पतित और स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी। उसने यह विचार व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण हैं और न ही वह नैतिक प्राणी हैं। वह एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तथा खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मैकियावेली का चिंतन अब उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों से बहुत गहरे रूप से प्रभावित था और इसीलिए प्रोफेसर डैनिंग द्वारा कहा गया कथन सत्य है कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। इसी प्रकार W.T. जॉन्स ने भी लिखा है, मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। यानी कि अपने समय के जो राजा और पोप और सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्रीय आंदोलनों और राष्ट्रीय एकता, स्वयं उनमें राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम और मानव संबंधी चीज़ों ने उनके विचारों को बहुत प्रभावित किया। इस कारण से उनको प्रोफेसर डैनिंग और W.T. जॉन्स ने अपने युग के शिशु की संज्ञा दी। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम मैकियावेली के दूसरे अन्य विचारों पर चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।